So accounts, we are talking about the important terms. क्या क्या है important terms? ठीक है, या one word answer I will say. So first question, carriage inward. देखो दो तरह का carriage होता है. One is carriage inward, one is carriage outward. यदि ये तुम्हारी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल अंदर लाने का खर्चा इज कैरिएज इनवर्ड, एंड बाहर ले जाने का खर्चा, फिनिश गुड्स को मार्केट में ले जाने का खर्चा इज कैरिएज आउटवर्ड. क्योंकि अपने सर पे सामान नहीं डाल के लेके जाओगे ना, यू विल यूज सम कन्वेंस. सो कैरिएज इनवर्ड इज डायरेक्ट एक्सपेंस एंड कैरिएज आउटवर्ड इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस. तो कैरिएज आउटवर्ड जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है ना, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं. जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, दैट इज कैरिएज इनवर्ड, एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट, अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि ट्रेडिंग अकाउंट वो जगह है जहां डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो जगह है जहां इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लोगों को सैलरी दिया, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया, मैनेजर को कमीशन दिया, या फिर कैरिएज आउटवर्ड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा. कोई बच्चा यदि कैम्ब्रिज से आ रहा है तो तुम सुनो, इनकम स्टेटमेंट जो तुम उधर बोलते थे वो हम यहाँ इंडिया में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं. ठीक है, अभी ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट इज व्हाट, डायरेक्ट एक्सपेंस लाइक परचेज, अपना बोलते कोल को पावर, फैक्ट्री में वर्कर है तो उसकी वेजेस, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री हीटिंग, ये सब लिखने की जगह है. तो अभी इन्होंने बोला कैरिएज आउटवर्ड इज डेबिटेड टू विच अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या कैपिटल अकाउंट. क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है इसलिए आंसर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ अकाउंट्स इज नोन एज, जब एक जैसे अकाउंट्स, ग्रुप ऑफ अकाउंट्स, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर. इनफैक्ट आप अकाउंट्स में सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन सीखते हैं, उसके बाद जर्नल बनाना सीखते हैं, और जर्नल के बाद एक जैसे अकाउंट्स जब एक साथ ग्रुप में आ जाते हैं तो लेजर बनाना सीखते हैं. वो सीखेंगे हम लोग अभी. द स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर इज नोन एज ओपनिंग स्टॉक. तो स्टॉक एट द क्लोजिंग ऑफ द ईयर इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक. और स्टॉक का दूसरा नाम क्या होता है, इन्वेंट्री. स्टॉक का दूसरा नाम होता है इन्वेंट्री. ये बात याद रखना है. All entries are posted from journal to ledger. ये अभी एक पूरा साइकिल बताया कि एक ट्रांजैक्शन होता है. सबसे पहले वो ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड होता है, जर्नल के बाद लेजर में, लेजर से उसका बनता है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से उसका बनता है फाइनल अकाउंट, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. और ये सारा का सारा पोर्शन 11th स्टैंडर्ड में है. अभी सिर्फ इतना याद रखो, जर्नल से एंट्री कहाँ जाती है, लेजर में. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय whom. बीआरएस क्या होता है, बीआरएस बनाना भी आपके पोर्शन में है. मतलब मैं बिजनेसमैन हूँ तो मेरा ही बैंक अकाउंट होगा, इसके पास बैंक में मेरा अकाउंट है, तो जो मेरा बैलेंस है वो ही बैंक का भी क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए. लेकिन कई बार वो डिफरेंस कर जाता है. क्यों डिफरेंस कर जाता है, मान लो मैंने बैंक में जाके चेक लगाया, मैंने मेरे हिसाब से चेक लगा के एंट्री कर दी कि भाई सो एंड सो ने मुझे पैसा दिया, लेकिन उस समय शाम को 5 बजे थे, तो 5 बजे बैंक ने चेक तो रख लिया, वो एंट्री नेक्स्ट डे करेगा. तो तब तक उस दिन यदि 31 मार्च थी, क्लोज किया, तो मैं अलग, मेरे हिसाब से मेरे बैंक में अलग अमाउंट पड़ा होगा, बैंक के हिसाब से अलग पड़ा होगा. उसको रिकंसाइल करने के लिए, सेम ग्राउंड्स पे पहुंचने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय whom, बैंकर या ट्रेडर. हम बनाएंगे ना, हमको रिकंसाइल करना है, तो आंसर इज ट्रेडर. सेल्स अकाउंट ऑलवेज शोज व्हाट टाइप ऑफ बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस. तो परचेज अकाउंट, डेबिट बैलेंस. एक डेप्रिसिएशन का वो लोग फॉर्मूला पूछते हैं जनरली. सुनो, डेप्रिसिएशन क्या होता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट. मतलब ये ऐसी चीज है कि मैं टेस्ट लूँ तो मैं भी पूछना चाहूंगी. डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट, यूज करते करते एसेट बिकॉज ऑफ इफ्लक्स ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ दैट इज पैसेज ऑफ टाइम, समय निकला, चेंज इन टेक्नोलॉजी, वेयर एंड टेयर. कोई गाड़ी खरीदी है, आज खरीदी है, 10 साल बाद वैसी की वैसी थोड़ी ना रहेगी, वैल्यू उसकी नीचे जाएगी ना. तो डेप्रिसिएशन क्या होता है,
रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, जो भी एसेट है उसको लिखो कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, दैट इज जब तुम वो एसेट बेचोगे तब वो कितने में बिकेगी, भले भंगार में बिके कुछ तो दे के जाएगी, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट। मैं एग्जांपल देती हूँ, मान लो 11 लाख की एक गाड़ी खरीदी आपने, ठीक है, 11 लाख की गाड़ी है, स्क्रैप में 10 साल बाद 1 लाख में बिकेगी, तो स्क्रैप वैल्यू ये है, और एस्टिमेटेड लाइफ उसकी 10 साल है मान लेते हैं, तो डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा 11 लाख माइनस 1 लाख, 10 लाख अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट 10 years, तो डेप्रिसिएशन कितना होता है 1 लाख, ठीक है। अब रॉयल्टी, हम प्रोडक्शन प्रोसेस में यदि किसी को रॉयल्टी देते हैं, कुछ उसका नाम है, उसका मेथड है जो हम यूज करते हैं, तो रॉयल्टी ऑफ अ प्रोडक्ट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। व्हाई इज इट डायरेक्ट एक्सपेंस? प्रोडक्शन के प्रोसेस का खर्चा है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट ऑफिस का खर्चा नहीं है, तो ये याद रखना पड़ेगा, रॉयल्टी डायरेक्ट एक्सपेंस है। वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि वो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, तो अभी सिखाया था डायरेक्ट एक्सपेंस हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, ओके। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक इज एंटर्ड इन द ट्रेडिंग अकाउंट ऑन विच साइड। देखो, ऑल्दो अभी सिखाया नहीं है बट फिल इन द ब्लैंक में वो पूछ सकता है, तो ये लेजर फॉर्मेट का ट्रेडिंग अकाउंट होता है, यहाँ पे डेबिट साइड होता है और इधर क्रेडिट साइड होता है, तो डेबिट साइड में यहाँ पे हमेशा ओपनिंग स्टॉक होता है जो कि डेबिट साइड में है, और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्रेडिट साइड में होता है, तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इन स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के दो मेथड होते हैं, वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड अनदर इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस। वैसे 3 होते हैं लेकिन मेन 2 यूज किए जाते हैं मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस। तो चीज ये स्ट्रेट लाइन में आप हर साल एक वैल्यू का डेप्रिसिएशन लगाते हो, इट इज कांस्टेंट। डिमिनिशिंग एज द नेम सजेस्ट, कम होता जाता है हर साल, कम 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 कम। कैसे? जैसे स्ट्रेट लाइन में मैं बोलूँ 1 लाख रुपए का मशीन है, 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो 1 लाख का 10%, 10,000 हर ईयर, 10,000 10,000 10,000। तो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में क्या होता है, कांस्टेंट होता है डेप्रिसिएशन एवरी ईयर। देखो, at the end of the year the balance of depreciation account is transferred to profit and loss account. Why is it transferred to profit and loss account? Depreciation is an indirect expense, और जब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो उसका खर्चा कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी सिखाया डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ टाइम, दैट इज पैसेज ऑफ टाइम, उसके बाद यूज ऑफ द एसेट, वेयर एंड टेयर ऑफ द एसेट, चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट, द बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जहाँ पे आप डायरेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, ये भी बात ध्यान रख लो। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, दैट इज प्रोडक्शन प्रोसेस में कितना प्रॉफिट किया उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोल रहे हैं। फिर बनाते हैं P&L अकाउंट, तो P&L अकाउंट में जो फाइनल प्रॉफिट बोलता है उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि अल्टीमेटली तो बिजनेस में नेट प्रॉफिट ही कैलकुलेट करना है ना मुझे, तो ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस P&L में जाता है। नरेशन इज स्टार्टेड विद द वर्ड बीइंग या फॉर। सुनो, कोई भी जर्नल एंट्री हम लिखते हैं, जैसे कि मान लो सोल्ड गुड्स, तो उसकी जर्नल एंट्री आप क्या लिखते हो, जर्नल एंट्री में आप क्या लिखोगे कि आपने सामान बेचा है तो कैश अंदर आया, कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट, और फिर एक ब्रैकेट में नरेशन लिखा जाता है। जैसे मैंने एंट्री लिखी
कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस में पैसा आया, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, सेल्स किया। अब नरेटिव क्या होता है, डिस्क्राइबिंग दैट एंट्री, तो आप लिखेंगे बीइंग goods sold for cash, whatever. So narration is always started with being या for. It is not started with to, by, ऐसे से start नहीं होता, being या for से start होता है। ये भी वो एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब 4 इंटेंजिबल एसेट होते हैं जिनका नाम मैंने आपको याद रखने बोला, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, 4 इंटेंजिबल एसेट होते हैं। इंटेंजिबल एसेट which have monetary value but no physical existence, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, 4 इंटेंजिबल एसेट। कैपिटल अकाउंट शोज डैश बैलेंस, ये तो बताया था, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, डी फॉर ड्राइंग, ड्राइंग का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, कैपिटल का क्या होता है, क्रेडिट। कैरी डाउन, सी डी बैलेंस इंडिकेट क्लोजिंग बैलेंस। देखो हमेशा याद रखो, बैलेंस बी डी ओपनिंग ऑफ द मंथ या ओपनिंग ऑफ द ईयर होगा, एंड दिस इज बी डी मतलब ओपनिंग बैलेंस, और बैलेंस सी डी कैरी डाउन मतलब क्लोजिंग बैलेंस। अभी कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको हम ए एस से डिनोट करते हैं, ए एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो 1 से लेकर आपको जहां तक भी मैं सिखाऊंगी उसका भी अलग से सिखाऊंगी। अभी सिर्फ इतना याद रखो, एक फिक्स एसेट्स को कैसे डील करना है, कैसे डेप्रिसिएशन लगाना है, क्या करना है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 डील्स विद अकाउंटिंग ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स की अकाउंटिंग किस में आती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में। यदि आप कोई जर्नल एंट्री को एक्सप्लेन कर रहे हैं ब्रैकेट में लिख के, तो उसको क्या बोलेंगे, नरेशन। नरेशन इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एंट्री गिवन जस्ट बिलो द एंट्री। तो नरेशन। एलएफ, एलएफ मतलब लेजर फोलियो, फोलियो मतलब क्या होता है ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, फोलियो मतलब पेज नंबर, ओके। और नरेशन एक्सप्लेनेशन टू द एंट्री, ये भी पूछ लेता है, ध्यान रखना। बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन, मैम एक तो बहुत कूल करोगे क्या, बैलेंस बीडी, हाँ बैलेंस बीडी दैट इज बैलेंस ब्रॉट डाउन इज द ओपनिंग बैलेंस। अभी बोला बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस है। द ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल एज एन एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, ओमिशन मतलब छूट जाना। कोई एंट्री थी, मान लो मैंने तुमको 1 लाख रुपए दिए, मैं भूल ही गई, लिखा ही नहीं अकाउंट में, तो पूरी एंट्री छूट गई ना, पूरा ट्रांजैक्शन छूट गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट ओमिशन। डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज ऑन डैश एसेट। तो डेप्रिसिएशन मतलब एसेट की वैल्यू कम हो जाना, डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे चार्ज करोगे, फिक्स्ड एसेट्स, इसको नॉन करेंट एसेट्स भी बोला जाता है, फिक्स्ड एसेट्स भी बोला जाता है, दोनों बात ध्यान रखना है, ओके। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैंने अलग से लिखा है, देखो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आप कोई पैसा किसी चीज में लगाया, शेयर में लगाया, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट। कई बार कई इन्वेस्टमेंट करने से हमको इंटरेस्ट मिलता है। तो दूसरा बात है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होता है, इनकम। ये बात आगे बहुत काम आएगी, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक साथ सब कुछ करके आ जाते हैं, नहीं। इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, उसका एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम होता है, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज एन इनकम ऑफ बिजनेस कंसर्न, इनकम है वो। अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। अभी बताया कैश बुक का बैलेंस अलग है, पासबुक दैट इज बैंक बैलेंस अलग है, उसको रिकंसाइल करके एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आना है, उसको हम क्या बोलते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। one word, and I just told you it is not limited to 11th standard. You will see such questions even in your graduation, even कई बार मैंने ये क्वेश्चंस छोटे छोटे फिल इन द ब्लैंक्स के होटल मैनेजमेंट अलग अलग कॉलेजेस के पेपर में देखे
देखे हैं, मैंने MBA के पेपर्स में देखे हैं, इट इज नॉट 11th, जस्ट 11th, इट इज मच मोर। 11th 12th ग्रेजुएशन और उसके आगे भी काम आएगा, आपको अच्छे से 11th में ही कर लेना चाहिए, ठीक है। अब एक ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस सारे डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस जो लेजर के क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, हमने बोला कि मैंने जर्नल बनाया, फिर मैंने लेजर बनाया, फिर ट्रायल बैलेंस, जो बनाना हम बाद में सीखेंगे। लेकिन ट्रायल बैलेंस यदि टैली नहीं होता है तो वो अमाउंट कहाँ जाएगा? मान लो डेबिट और क्रेडिट टैली नहीं हो रहा है, डेबिट साइड में 1 लाख आ रहा है, क्रेडिट साइड में 90,000 नहीं आ रहा है। जब तक डेबिट और क्रेडिट टैली नहीं होगा तब तक मैं अकाउंट तो क्लोज कर नहीं सकती हूँ, तो मैं उसको कहाँ डालूंगी? तो टेम्परेरीली मैं जिस अकाउंट में डालती हूँ उस अकाउंट का नाम होता है सस्पेंस अकाउंट। फिर मैं गलती ढूंढूंगी, जब मुझे मिल जाएगी तो सस्पेंस अकाउंट क्लोज कर दूंगी, लेकिन तब तक टैली करके मुझे आगे फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, दैट इज ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट बनाना है। तो मैं एक बार ट्रायल बैलेंस को क्लोज करती हूँ, यदि मेरा टैली नहीं हो रहा तो उसको कहाँ डालती हूँ? सस्पेंस अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन डैश टू द बिजनेस। देखो, यदि कोई पार्टनर्स है, ओके, 2 पार्टनर्स है, एक ने 2 लाख पैसा लगाया बिजनेस में, एक ने 5 लाख लगाया, ये लोग लड़ सकते हैं ना आपस में कि मैंने ज्यादा पैसा लगाया, ये पैसा मैं बैंक में देता रखता तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता ना। तो कई बार बिजनेस ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस देता है, पार्टनर्स को मिलता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस टू द बिजनेस। कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ? फर्म को देना पड़ा, पार्टनर्स को मिला, तो फिर उल्टा जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग कई बार पार्टनर्स अब पैसा फर्म से निकाल के अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जाते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा? इनकम फॉर द बिजनेस एंड एक्सपेंस फॉर द पार्टनर्स। तो इतना याद रखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जनरली मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को IOC बोलती हूँ। IOC क्या होता है? एक्सपेंस फॉर बिजनेस, एंड IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनकम फॉर बिजनेस। छोटी छोटी चीजें समझ लो तो फिर रखने की क्या जरूरत है, ठीक है। अ ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ डैश अकाउंट। ट्रायल बैलेंस सारे डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ लेजर कहाँ जाते हैं? ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट। सब डिविजन ऑफ जर्नल, अब देखो सब डिविजन ऑफ जर्नल मतलब जैसे क्रेडिट की परचेज हुई, क्रेडिट की सेल्स हुई, उसके बाद अपना बोलते हैं परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, या कुछ जर्नल प्रॉपर। तो ये जो सब डिविजन ऑफ जर्नल है उसको क्या बोलते हैं? इनको बनाने का अलग से चैप्टर है, अभी हम सिर्फ नाम याद कर रहे हैं। सब डिविजन ऑफ जर्नल इज ऑल्सो नोन एज सब्सिडियरी बुक। सब डिविजन ऑफ जर्नल सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुक में परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर, 5 बुक्स आ जाएगी। और कैश बुक एक अलग सेपरेट बनती है। अभी ओपनिंग स्टॉक इज एंटर्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट एट डेबिट साइड। मैंने अभी बताया था, ट्रेडिंग अकाउंट यदि बना रहे हो तो डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आता है। Contra entry appears on both the sides of the cash book. What do you mean by contra entry? Can come in your exam. Contra entry when the two aspects of transaction होता है ना, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है एक ट्रांजैक्शन में। वन इज कैश एंड द अदर साइड इज बैंक। मतलब या तो बैंक से पैसा निकाल के कैश में डाला, या कैश से पैसा निकाल के बैंक में डाला। तो कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है? कैश बुक के दोनों साइड में आती है। क्यों दोनों साइड में आती है? एक साइड कैश से निकल रहा है तो बैंक में जा रहा है, बैंक से निकल रहा है तो कैश में जा रहा है। कॉन्ट्रा एंट्री व्हेन वन साइड ऑफ द ट्रांजैक्शन इज कैश and the other side is bank, it is known as contra entry. It is recorded in both sides of the cash book. ये cash book बनाएंगे तब फिर से देखेंगे हम लोग। amount irrevocable is called as, जो पैसा तुम्हारा डूब गया है, debtors वो पैसा तुमको दे ही नहीं रहा, तो amount irrevocable is also known as what? bad debts। पैसा डूब गया। अच्छा एक बात बताओ, यदि तुम पास्ट में बिजनेस करते आ
1 लाख की सेल करती हूँ ना, मेरे 5,000 रुपये तो डूब ही जाता है। उधार की सेल करते हैं क्रेडिट में। जब मैं उधार की सेल करती हूँ तो जो लोग मेरे सामान खरीदते हैं वो डेटर्स है। जब मेरा पैसा डूब रहा है तो वो बैड डेट्स है। लेकिन मैं पहले से यदि उस चीज का कुछ पैसे साइड में रख के रखूं कि यार ये 5,000 मतलब 5% मेरा पैसा डूबता ही है, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? यदि मैंने पहले से पैसा साइड में रख के रखा है कि डूब नहीं वाला है, तो पहले से एक पैसा अलग से रख के रखता हूँ, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आंसर तो आना चाहिए ना। रिपीट करो। Called as provision For doubtful debts. for bad and doubtful debts. मेरे पास एक्सपीरियंस से मुझे पता है एक सर्टन सम ऑफ क्रेडिट सेल्स, अ सर्टन अमाउंट ऑफ माय क्रेडिट सेल्स, वो मेरे को पैसा मिलता नहीं है, वो मेरा डूब जाता है, तो मैं उसका बनाती हूँ प्रोविजन। वो प्रोविजन में क्या अकाउंटिंग रूल फॉलो करके बनाती हूँ? बाय प्रूडेंस प्रिंसिपल के कारण, कि मुझे पता है पास्ट एक्सपीरियंस में ऐसा होता रहा है, तो अभी मुझे पहले से ही प्रोविजन बना के चलना है। तो दैट इज प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स आई शुड मेक। और जो पैसा डूब गया उसको क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। A list of balance of all the accounts in the ledger is called ledger journal। journal से ledger का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाता है? ट्रायल बैलेंस में। 2 या 3 बार अभी एक क्लास में बोल दिया। When check is deposited into bank, cash book is debited। इसका हम कैश बुक में ही बात कर लेंगे। चेक जब बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो कैश बुक क्यों डेबिट करते हैं, मैं कैश बुक बनाते हुए सिखाऊंगी। देखो, बैंक का दो बैलेंस हो सकता है। वन इज फेवरेबल, अनदर इज अनफेवरेबल। फेवरेबल मतलब आपके बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है, तो बैंक का फेवरेबल बैलेंस हो सकता है। दैट इज बैंक का फेवरेबल बैलेंस एसर्ट है, उसका डेबिट बैलेंस होता है। लेकिन अनफेवरेबल बैलेंस है, जितना बैंक में पैसा पड़ा है उससे ज्यादा विड्रॉ कर लिया, दैट इज कॉल्ड एज बैंक ओवरड्राफ्ट। एंड वो लाइबिलिटी होता है, इसलिए उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। The unfavorable balance of bank is known as overdraft. Very important question for 1 mark. All real account, हमने बोला था ना, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो पर्सनल अकाउंट पर्सन, नेचुरल या आर्टिफिशियल पर्सन। रियल अकाउंट एसेट्स, तो एसेट्स का तो डेबिट बैलेंस ही होता है ना। एंड नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस। सो ऑल रियल अकाउंट हैव विच टाइप ऑफ बैलेंस? डेबिट बैलेंस। Asset on which is not necessary to provide depreciation। फिक्स एसेट्स पे हमेशा डेप्रिसिएशन लगाते हो, लेकिन करंट एसेट्स दैट इज डेटर्स, इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक, फिर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इस पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, क्योंकि ये 12 महीने से कम में इनकी वैल्यू बार बार चेंज होती है। इनफैक्ट कैश की तो हर दिन चेंज हो सकती है, तो करंट एसेट्स पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। Statement of assets and liabilities on a particular date is known as balance sheet। देखो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आंख में बचा के ध्यान रखना पड़ेगा। बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में यहाँ पे क्या होता है? कैपिटल, लाइबिलिटीज, और इस साइड में होता है एसेट्स। ये जनरल पैटर्न है, आप स्वैप भी कर दोगे तो भी दोनों साइड तो मिलनी ही है। तो बेसिकली आप एक बैलेंस शीट में क्या क्या लिखते हो? कैपिटल, लाइबिलिटीज, एसेट। एसेट में फिक्स एसेट्स भी लिखते हो और करंट एसेट्स भी लिखते हो। लाइबिलिटी में भी फिक्स करंट दोनों लिखते हो, और कैपिटल तो है। तो इसका इक्वेशन इसीलिए ऐसे बना है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट। ये देखो ना, एक साइड कैपिटल और लाइबिलिटी, ये जो भी अमाउंट आएगा दैट शुड बी इक्वल टू दिस अमाउंट, राइट? दोनों साइड इक्वल तो होनी ही है। तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। और जिस स्टेटमेंट में एसेट्स और लाइबिलिटीज लिखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। अकाउंट इन विच ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज अलाउड। देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? मेरे बैंक में 1 लाख रुपए पड़ा है, आई कैन विड्रॉ 1,50,000। बैंक मुझे ये फैसिलिटी दे रहा है, मेरे को टेम्परेरी नीड है,
वर्किंग कैपिटल की कमी पड़ गई, मुझे टेम्परेरी नीड है और बैंक मुझे बोलेगा अच्छा ठीक है थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करूंगा, लेके जाओ ये पैसा तुमको चाहिए तो ये क्या दो तरह के बैंक अकाउंट होते हैं। जो घर बार अकाउंट ओपन करते हैं वो तो सेविंग अकाउंट है। तो सेविंग अकाउंट में तो हम हाउस होल्ड के अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। करेंट अकाउंट इज द बिजनेस बैंक अकाउंट, अकाउंट विच इज ओपन बाय द बिजनेस। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किसको दी जाती है? करंट अकाउंट होल्डर्स को, सेविंग अकाउंट होल्डर्स को नहीं दी जाती। ये बात याद रखनी पड़ेगी, एग्जाम में ये भी बहुत आता है। कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। हो सकता है वो कैपिटल का फिगर दे दें, एसेट का फिगर दे दें और लायबिलिटी का फिगर मिसिंग करते हैं इस तरह से। तो इसके भी हम सम्स करें। Type of assets on which depreciation is provided are known as fixed assets. Expenses paid before due date. एक नंबर लाइन बनाओ 12 महीने की, तो मुझे एक साल दैट इज विद इन 12 महीने, 12 महीने के ही सारे एक्सपेंसेस लिखने हैं, 12 महीने की सारी इनकम लिखती है। तो एक्सपेंसेस पेड बिफोर ड्यू डेट इज नोन एज प्रीपेड एक्सपेंसेस, तुमने पहले दे दिए। एंड एक्सपेंसेस कोई ऐसे भी हो सकते हैं ड्यू बट नॉट पेड, एक्सपेंसेस विच आर ड्यू, हो चुका है पर तुमने अभी तक दिए नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या अक्रूड एक्सपेंसेस। ये भी इंपॉर्टेंट है। ड्यू बट नॉट पेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पेड बिफोर ड्यू डेट, पेड इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है। कैश अपीयर्स इन विच साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस? कैश एसेट है, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए वो डेबिट है। जितने भी एसेट के नाम याद है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, कंप्यूटर एंड प्रिंटर, मोटर व्हीकल। अब आओ इंटेंजिबल एसेट पे, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। अब आओ करंट एसेट्स पे, इन्वेंट्री, डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सब तो एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट है ना, तो सारे एसेट का बैलेंस क्या होगा? डेबिट बैलेंस। कैरियज चार्जेस पेड ऑन गुड्स सोल्ड, जो सामान बिक रहा है उस पर कैरियज जा रहा है। मान लो मैं शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, शॉपर स्टॉप शर्ट पहुंच रहे हैं बिकने के लिए, तो वो तो कैरियज आउटवर्ड है ना, तो वो हमेशा P&L डेबिट होगा। कैरियज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, हमेशा ट्रेडिंग डेबिट होता है। तो कैरियज चार्जेस पेड ऑन गुड्स सोल्ड इज नोन एज कैरियज आउटवर्ड। कहाँ लिखा जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ओके। Statement in which all the balance of each account is taken down is known as trial balance. हमेशा याद रखना, ये भी पूछ सकते घुमा के। हाँ, ट्रायल बैलेंस कुछ नहीं है, सिर्फ अकाउंट का नाम लिखोगे यहाँ पर, एक डेबिट साइड में अमाउंट आएगा, एक क्रेडिट साइड में अकाउंट आएगा। तो ट्रायल बैलेंस इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट। जो हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, तो जैसे मान लो कैपिटल है 10 लाख की, तो मैं यहाँ लिखूंगी कैपिटल, क्योंकि 10 लाख की कैपिटल होती है तो क्रेडिट में 10 लाख लिखूंगी। और मान लो सेल्स है, तो सेल्स क्रेडिट बैलेंस आता है तो यहाँ पे लिखूंगी। परचेज डेबिट बैलेंस आता है तो इधर लिखूंगी। कोई एसेट आता है डेबिट बैलेंस आता है तो इधर लिखूंगी। तो ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट एन अकाउंट। जहां पर लेजर के सारे क्लोजिंग बैलेंसेस एंटर होते हैं, तो स्टेटमेंट इन विच ऑल द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट्स आर टेकन डाउन, आंसर क्या होगा? ट्रायल बैलेंस। पर्सन हु मेंटेन्स पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक छोटे मोटे खर्चे, तो वो जो इंसान, एक होता है कैश बुक जो पैसा कहाँ से आया, पैसा कहाँ से गया, ये सब रिकॉर्ड करा है। छोटे मोटे खर्चे 5 रुपए, 10 रुपए, चलो 50 रुपए तक, तो उसके वो बड़ी कैश बुक में हम लोग लिखेंगे तो टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, तो वो हम कहाँ लिख देते हैं? पेटी कैश बुक में। और वो कौन मेंटेन करता है? पेटी कैशियर, छोटे अमाउंट का कैश का अकाउंटिंग। The method of depreciation under which depreciation is calculated on balance amount is known as written down value method. दो मेथड बताया, स्ट्रेट लाइन जिसमें हर साल फिक्स अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रहता है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड जिसमें हर साल कम 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 होता जाता है। ये इस पे
पूरा चैप्टर है, सब सम्स किए जाएंगे। अभी सिर्फ दो नाम याद रख लो। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। स्ट्रेट लाइन में हर साल सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, WDV में पहली साल 10,000 है, दूसरी साल 9,000 हो सकता है, उससे दूसरी साल 8,000, उससे तीसरी साल 8,100 हो सकता है, एंड इट विल गो डाउन। ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट मींस डैश बैलेंस एज पर पास्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब आपने पैसा जितना आपके बैंक बिजनेस बैंक अकाउंट में था, करंट अकाउंट में था, उससे ज्यादा आपने विड्रॉ करके बैठ लो। अब देखो, मेरे लिए बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, इसलिए मेरे लिए वो क्रेडिट होगा क्योंकि लायबिलिटी है। तो जब मेरे लिए क्रेडिट होगा तो दूसरी पार्टी दैट इज बैंक, उसके लिए डेबिट होगा। मेरा लेना उसका देना, तो मेरे लिए बैंक बैलेंस असर्ट है, डेबिट है। बैंक ओवरड्राफ्ट मेरे लिए बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, पर बैंक के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट जस्ट मेरे लिए लायबिलिटी और क्रेडिट बैलेंस है, तो बैंक के लिए जस्ट ऑपोजिट, इसलिए डेबिट बैलेंस एज पर पास्ट। वेयर एंड टेयर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज नोन एज डेप्रिसिएशन। यूज किया एसेट, घस किया, उसकी वैल्यू कम हो गई, दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। Stock available for sale at the beginning of the year is known as opening stock. At the end of the year is known as closing stock. The expenditure incurred for purchase installation of an asset. देखो, मान लो एक एसेट 10 लाख की है, एक एसेट 10 लाख की है, ठीक है, और उसको है ना, टू गेट एन एसेट टू माय फैक्ट्री बिल्डिंग, कन्वेंस का खर्चा लगा, ट्रक वगैरह लगा, ठीक है, उस पे है ना 1 लाख और खर्चा हो गया। और एक इंजीनियर था, अलग अलग पार्ट्स में शिप में आई थी मेरी तो मशीन, उसने उसको असेंबल किया, तो उसका भी 1 लाख खर्चा लग गया। तो मेरी कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होगी? परचेज का खर्चा प्लस टू ब्रिंग इट टू द फैक्ट्री, दैट इज टू ब्रिंग इट टू द पोजिशन व्हेन आई कैन स्टार्ट द मशीन। तो ये 1 लाख और ये 1 लाख, टोटल 12 लाख मेरा कॉस्ट ऑफ एसेट है। किसी को कुछ पूछना है इधर? मैम ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया ना? यस, बाइंग एंड एसेट का खर्चा इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस रिमेन अनपेड, जो ड्यू हो गए लेकिन आप पे नहीं किए, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, और ये बात अच्छी बोली जितने कि जो भी एसेट खरीदने का खर्चा होता है उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जो भी रोजमर्रा का खर्चा है, दैट इज बार बार मुझे देना ही है, जैसे लोगों की सैलरी, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रिकरिंग एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जैसे कि वाटर बिल, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा। An entry passed to cancel wrong effects given and give correct effects. यार इंसान है, अकाउंटेंट भगवान नहीं है, वो भी गलती कर सकता है, तो उस गलती को सुधारने के लिए हम एक रेक्टिफाइंग एंट्री मांगते हैं, वापस बनाते हैं कि भाई ये गलती हो गई थी, अब है ना इसको ठीक करने के लिए एक उसको करेक्ट करने की एंट्री बना रहे, तो उसको क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन एंट्री। जो रॉन्ग इफेक्ट है उसको करेक्ट करने के लिए जो एंट्री बनाई जाती है उसको रेक्टिफिकेशन एंट्री बोलते हैं। इतनी बात ध्यान रखनी है, बनाने के लिए एक अलग चैप्टर अलग से है उसके ऊपर, एंड इजी है वो। जर्नल एंट्री आता है तो रेक्टिफिकेशन एंट्री कोई बड़ी बात नहीं है। बैंक अकाउंट केप्ट बाय द बिजनेसमैन इज नोन एज करंट अकाउंट, और जो घर में हाउस होल्ड रखते हैं वो सेविंग अकाउंट। साइड वेयर गुडविल अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस, बिकॉज गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट आर एसेट्स एंड एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस, इसलिए गुडविल का भी डेबिट बैलेंस होगा। स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज नोन एज बैलेंस शीट, जिसमें हम लिखते हैं कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट। तो फाइनेंशियल पोजीशन कौन दिखाता है? बैलेंस शीट, ये बात याद रखनी पड़ेगी। अ डेट विच कैन नॉट बी रिकवर्ड, एक ऐसी उधारी हो गई, अब वो अगली पार्टी मुझे पैसा ही नहीं दे रही, तो वो मेरा पैसा डूबा। अ डेट विच कैन नॉट बी रिकवर्ड इज नोन एज बैड डेट्स। ये सब क्वेश्चंस अलग अलग पेपर्स में कहीं ना कहीं पूछे गए थे, मैंने उनको इकट्ठा करके एक जगह लिख दिया। Abstract or list showing debit or credit balance of various ledger accounts as per a particular date is known as trial balance.
जहाँ जो भी लिस्ट है डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, वो जो लिस्ट है उसको एब्स्ट्रैक्ट है या स्टेटमेंट है जो अकाउंट का ये सब बताती है। ऑन अ पर्टिकुलर डेट लेजर अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस एज एट अ पर्टिकुलर डेट वो कहाँ लिखते हैं, ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद एरर ऑफ प्रिंसिपल में अकाउंटिंग एरर्स कराते हुए करा दूंगी। अभी द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर विच depreciation is calculated on original cost of an asset is known as straight line method of depreciation। मैंने बोला depreciation दो तरह से, SLM से रिकॉर्ड होता है हर साल सेम अमाउंट, और एक होता है WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। कम डेप्रिसिएशन, स्टार्टिंग ईयर्स में ज्यादा डेप्रिसिएशन लगता है और फिर एंडिंग ईयर्स में कम लगता जाता है। वो ऐसे भी करके पूछ सकते हैं कौन से मेथड में स्टार्टिंग ईयर्स में ज्यादा डेप्रिसिएशन लगता है और एंडिंग ईयर्स में कम, तो आंसर होगा रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड हर साल सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन।